आज हम एक ऐसी उलझन पर बात कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी के लेन देन में अक्सर सामने आ जाती है। क्या होता है जब बिक्री का समझौता तो हो गया, शायद कुछ पैसे भी दे दिए, कब्जा भी मिल गया, लेकिन वो जरूरी कागज, वो एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करवाया गया। क्या ऐसे कच्चे कागज की कोर्ट में कोई कीमत है, खासकर अगर बेचने वाला बाद में मुकर जाए? इसी सवाल से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला हमारे सामने है। यह है मुरुगनंदम बनाम मुन्यांदी मृत कानूनी वारिसों के माध्यम से सिविल अपील संख्या 5543 2025। हमारे पास इस फैसले का टेक्स्ट भी है 2025 INSC 652। आज हम इसी कानूनी गुत्थी समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये जानना कि इस फैसले का आम लेन देन पर क्या असर पड़ सकता है और कोर्ट ने क्या रास्ता दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मामले पर थोड़ी बात। तो कहानी शुरू होती है काफी पहले, साल 2000 में। 1 जनवरी 2000 को एक बिक्री का समझौता हुआ, ऐसा दावा है। अपीलकर्ता मुरुगनंदम का कहना है कि प्रतिवादी मुनियांदी ने अपनी कुछ जमीन बेचने के लिए 5000 रुपए एडवांस लेकर रजामंदी दी और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने जमीन का कब्जा भी मुरुगनंदम को दे दिया, ऐसा कहा गया। फिर लगभग 2 साल बाद 1 सितंबर 2002 को दोनों के बीच जमीन का रेट तय हुआ 550 रुपए प्रति सेंट। इस पर मुरुगनंदम ने 10,000 रुपए और दिए और उनका कहना है कि बाकी बचे पैसे भी वो टाइम टू टाइम देते रहे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब पक्की रजिस्ट्री यानी सेल डीड करवाने का वक्त आया तो मुनियांदी शायद पीछे हटने लगे। अब मुरुगनंदम के पास कोर्ट जाने के सिवा क्या चारा था। उन्होंने मुकदमा दायर किया OS No 78 of 2012 और मांग की कि मुनियांदी को एग्रीमेंट पूरा करने के लिए मजबूर किया जाए, जिसे कानूनी भाषा में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं, और साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा परमानेंट इंजंक्शन की भी मांग की, ताकि वो जमीन किसी और को ना बेच सके। हाँ, और यही से मामला, जैसा आपने कहा, थोड़ा पेचीदा हो गया। मुकदमा चल रहा था और इसी दौरान मुरुगनंदम ने कोर्ट में एक अर्जी लगाई, IA नंबर 1397 of 2014। इसमें उन्होंने गुजारिश की कि वो जो 1 जनवरी 2000 वाला मूल बिक्री समझौता था ना, उसे कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाने और सबूत के तौर पर पेश करने की इजाजत दी जाए। उनका तर्क ये था कि ये ओरिजिनल कागज गलती से कहीं और रख दिया गया था, लेकिन अब मिल गया है। और वैसे भी इसकी फोटोकॉपी तो उन्होंने केस के साथ पहले ही लगा दी थी, तो कोई सरप्राइज नहीं था दूसरी पार्टी के लिए। सुनने में तो ये सीधी सी बात लगती है, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल गया है तो उसे पेश करने में क्या हर्ज है। लेकिन ट्रायल कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ कोर्ट मधुरंतकम ने 21 अप्रैल 2015 को ये अर्जी नामंजूर कर दी। ऐसा क्यों? कोर्ट को क्या दिक्कत थी इसमें? कोर्ट ने 2 मुख्य कारण बताए। पहला, उन्हें लगा कि मूज दस्तावेज इतनी देर से पेश करने का जो कारण बताया गया वो बहुत ठोस नहीं था। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरा कारण था। कोर्ट ने देखा कि ये दस्तावेज अनस्टैम्प्ड था। अनस्टैम्प्ड? हाँ, इस पर नियमानुसार स्टैंप ड्यूटी नहीं चुकाई गई थी और ये अपंजीकृत यानी अनरजिस्टर्ड भी था। अब यही कानून की असली पेचीदगी आ जाती है। अच्छा, ये स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन वाला मामला, आमतौर पर प्रॉपर्टी के कागजात पर ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं ना, इनका मकसद क्या होता है वैसे? बिल्कुल, इंडियन स्टैंप एक्ट 1889 कहता है कि कुछ दस्तावेजों पर तयशुदा स्टैंप ड्यूटी लगनी चाहिए, वरना उन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि पेनल्टी न भर दी जाए। और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कहता है कि 100 रुपए से ज्यादा कीमत के अचल संपत्ति से जुड़े कुछ दस्तावेज, जैसे बिक्रीनामा या बिक्री का समझौता, इनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन का मकसद होता है लेन देन को पब्लिक रिकॉर्ड में लाना, धोखाधड़ी रोकना और टाइटल क्लियर करना। तो ट्रायल कोर्ट ने इन्हीं कानूनों का हवाला दिया, कहा कि ये दस्तावेज क्योंकि ये अनस्टैम्प्ड और अपंजीकृत है, इसे सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। धारा 35 स्टैंप एक्ट की और धारा 17 और 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट की इसके आड़े आ रही थीं। ओहो, तो ट्रायल कोर्ट ने तो दरवाजा ही बंद कर दिया एक तरह से। फिर मुरुगनंदम मद्रास हाई कोर्ट गए होंगे, वहां क्या हुआ? हाँ, मामला सिविल रिवीजन पिटिशन के तौर पर मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा, CRPPD No 2828 of 2015। लेकिन नतीजा वही रहा। 26 फरवरी 2021 को हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहरा दिया। हाई कोर्ट ने भी यही माना कि चूंकि दस्तावेज अनस्टैम्प्ड और अपंजीकृत है, इसे रिकॉर्ड पर सबूत के तौर पर नहीं लाया जा सकता। अब ऐसा लग रहा था कि मुरुगनंदम के लिए रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। जिस दस्तावेज के आधार पर वो अपना केस लड़ रहे थे, उसे कोर्ट देखने को ही तैयार नहीं था।
दो अदालतों से एक ही फैसला, ये तो वाकई मुश्किल स्थिति थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसा आपने बताया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। वहां क्या अलग हुआ? क्या कोई ऐसा कानूनी नुक्ता था जिसे निचली अदालतें नजरअंदाज कर रही थी? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता के वकील ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, धारा 49, उसके खास हिस्से पर जोर दिया। इसे कहते हैं परंतुक, या अंग्रेजी में प्रोवाइजो। परंतुक, ये क्या होता है? मतलब कोई खास नियम या छूट? हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई मुख्य नियम होता है। मान लीजिए स्कूल का नियम है कि सबको यूनिफॉर्म पहनकर आना है, ये हो गया मुख्य नियम। लेकिन साथ में एक छोटा सा नियम और जोड़ दिया कि परंतु अगर किसी की यूनिफॉर्म में कोई दिक्कत आ गई है और उसने प्रिंसिपल को बताया है तो 1 दिन की छूट मिल सकती है। ये जो परंतु वाला हिस्सा है ना, जो मुख्य नियम में एक खास स्थिति के लिए थोड़ी ढील देता है, वही परंतुक या प्रोवाइजो कहलाता है। अच्छा, तो धारा 49 का मुख्य नियम क्या कहता है और ये परंतु क्या छूट देता है इस मामले में? धारा 49 का मुख्य नियम वही कहता है जो निचली अदालतों ने कहा था कि अगर किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन जरूरी था और वो नहीं हुआ तो वो न तो उस संपत्ति पर कोई असर डालेगा, न ही उसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सकेगा। ये तो हुई सख्त बात। लेकिन इसका परंतु कहता है कि ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज को 2 खास मकसदों के लिए सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मुकदमे में सिर्फ अनुबंध होने के सबूत के तौर पर, और दूसरा, किसी संपार्श्विक लेन देन यानी कोलैटरल ट्रांजैक्शन के सबूत के तौर पर। ओके, ये दिलचस्प है। सिर्फ अनुबंध होने के सबूत के तौर पर, इसका मतलब क्या हुआ? और ये संपार्श्विक लेन देन क्या चीज है? थोड़ा और समझाएंगे। अनुबंध होने के सबूत का मतलब है कि आप उस दस्तावेज को कोर्ट में दिखाकर ये साबित करने की कोशिश कर सकते हैं कि हाँ, हमारे बीच एक सौदा तय हुआ था। आप ये नहीं कह रहे हैं कि इस कागज से प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई, बल्कि आप कह रहे हैं कि देखिए, ये रहा सबूत कि बेचने का वादा किया गया था, अब कोर्ट इस वादे को पूरा करवाए। और संपार्श्विक लेन देन मतलब कोई ऐसा जुड़ा हुआ मामला जो अपने आप में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं रखता। जैसे मान लीजिए इसी एग्रीमेंट में कब्जा देने की बात लिखी है, तो शायद आप कब्जा मिलने की बात साबित करने के लिए इस कागज का हवाला दे सकें, भले ही बिक्री रजिस्टर ना हुई हो। लेकिन इस केस में मुख्य फोकस पहले वाले पॉइंट पर था, यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अनुबंध का सबूत। तो वकील का कहना था कि हम इस कागज को प्रॉपर्टी का टाइटल प्रूफ करने के लिए नहीं ला रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये दिखाने के लिए पेश कर रहे हैं कि एक अग्रीमेंट हुआ था जिसे पूरा करवाया जाए। बिल्कुल सही। और सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर गौर किया। कोर्ट ने अपने ही एक पुराने लैंडमार्क फैसले का जिक्र भी किया, एस कलादेवी बनाम वीआर सोमसुंदरम। ये 2010 का केस है। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर 100 रुपये या उससे ज्यादा की अचल संपत्ति का बिक्री समझौता अपंजीकृत है तो भी उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मुकदमे में अनुबंध होने के सबूत के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। तो ये कोई नई बात नहीं थी, मतलब ये पहले से तय सिद्धांत था। हाँ, ये सिद्धांत एस कलादेवी केस में स्थापित हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि मुरुगानंदम भी इस दस्तावेज को इसी सीमित उद्देश्य के लिए पेश करना चाह रहे थे, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि बिक्री का एक समझौता हुआ था। उनकी अर्जी और उसके साथ लगी फोटोकॉपी से यही इरादा जाहिर हो रहा था। वो इसे मालिकाना हक का दस्तावेज बताकर पेश नहीं कर रहे थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? क्या उन्होंने निचली अदालतों के फैसले पलट दिए? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि मुरुगनंदम की अर्जी, वो INO 1397 ऑफ 2014, वो पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 49 के परंतुक के दायरे में आती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया जिन्होंने उस अपंजीकृत बिक्री समझौते को सबूत के तौर पर पेश करने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि उस दस्तावेज जो 1 जनवरी 2000 का है, उसे सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाए। ये मुरुगनंदम के लिए एक बड़ी राहत थी, क्योंकि अब वो अपने केस का मुख्य सबूत कोर्ट के सामने रख सकते थे। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब वो केस जीत ही गए? क्या कोर्ट ने मान लिया कि वो समझौता असली है और लागू होना चाहिए? नहीं, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात साफ की। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ इस दस्तावेज को सबूत में शामिल करने की इजाजत दी है। हमने इस दस्तावेज के अंदर लिखी बातों की सच्चाई यानी जेन्युइननेस, उसकी वैधता वैलिडिटी या प्रासंगिकता रेलेवेंसी, इन सब पर अभी कोई फैसला नहीं दिया है। अच्छा,
तो मतलब गेंद वापस ट्रायल कोर्ट के पाले में आ गई। बिल्कुल। अब ट्रायल कोर्ट इस दस्तावेज को देखेगा, लेकिन प्रतिवादी यानी मुनियादी के वारिस अभी भी इस पर सवाल उठा सकते हैं। बिल्कुल। अब ट्रायल कोर्ट में जब ये दस्तावेज पेश होगा तो प्रतिवादी पक्ष ये दलील दे सकता है कि ये दस्तावेज जाली है, या इस पर जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए थे, या इसमें लिखी शर्तें गैर कानूनी हैं, या फिर ये स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के तहत अभी भी इनएडमिसिबल है जब तक पेनल्टी ना भरी जाए। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन एक्ट वाले पहलू पर फैसला दिया था। हाँ, स्टैम्प एक्ट का मुद्दा अभी खुला हो सकता है। ट्रायल कोर्ट को दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर, बाकी सबूतों को देखकर फिर कानून के हिसाब से तय करना होगा कि इस दस्तावेज का कितना वजन है और क्या वाकई बिक्री का समझौता हुआ था जिसे लागू किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना किया कि उस दस्तावेज को सुनवाई का एक मौका दे दिया, उसे दरवाजे पर ही नहीं रोक दिया। ये तो बहुत अहम बारीकी है। मतलब दस्तावेज को सबूत में लेना एक बात है और उसे सही मान लेना बिल्कुल दूसरी बात है। तो अब इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो आम आदमी के लिए या प्रॉपर्टी के लेन देन से जुड़े लोगों के लिए मुख्य सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक तो यही है जो एस कला देवी केस से चला आ रहा है, और इस केस ने फिर से पक्का किया है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदने का अग्रीमेंट किया है और वो किसी वजह से रजिस्टर नहीं हो पाया तो वो पूरी तरह बेकार नहीं है। अगर बेचने वाला मुकर जाता है और आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट जाते हैं तो आप उस अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट को कम से कम ये साबित करने के लिए पेश कर सकते हैं कि हाँ, एक सौदा हुआ था। धारा 49 का परंतुक आपको ये हक देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में, अगर कानून ऐसी छूट देगा तो क्या लोग रजिस्ट्रेशन करवाने में ढील नहीं बरतेंगे? आखिर सरकार स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पर इतना जोर क्यों देती है? इसके पीछे कोई वजह तो होगी ना? इससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है, प्रॉपर्टी के टाइटल का एक क्लियर और पब्लिक रिकॉर्ड बनता है, जिससे भविष्य के विवाद कम होते हैं और धोखाधड़ी की गुंजाइश घटती है। ये फैसला किसी भी तरह से रजिस्ट्रेशन को गैर जरूरी नहीं बताता। ये तो बस एक खास स्थिति, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा में एक सीमित राहत देता है। तो आप कह रही हैं कि ये कोई शॉर्टकट या रजिस्ट्रेशन से बचने का तरीका नहीं है, बल्कि ये उन मामलों के लिए है जहां शायद मजबूरी में या अनजाने में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया और अब एक पार्टी वादा खिलाफी कर रही है। बिल्कुल। प्रॉपर्टी का सौदा करते समय सबसे सुरक्षित रास्ता तो यही है कि एग्रीमेंट को सही स्टैम्प पेपर पर बनवाएं और उसे कानून के मुताबिक रजिस्टर करवाएं। इससे आपका दावा बहुत मजबूत रहता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एस कला देवी का सिद्धांत एक तरह की उम्मीद देता है कि आप पूरी तरह निहत्थे नहीं हैं। कम से कम वादा पूरा करवाने की लड़ाई में उस कच्चे कागज का भी कुछ महत्व हो सकता है। ये कानून के सख्त नियमों और न्याय के तकाजे के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है, ऐसा मुझे लगता है। यानी पहली पसंद हमेशा पक्की लिखा पढ़ी और रजिस्ट्रेशन ही होनी चाहिए, लेकिन अगर चूक हो गए तो उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं होती, खासकर अगर आप सिर्फ किए हुए वादे को निभवाना चाहते हैं। हाँ, यही इसका निचोड़ है। और ये समझना जरूरी है कि ये दस्तावेज सिर्फ अनुबंध का सबूत है, मालिकाना हक का नहीं। और कोर्ट में इसकी असली कीमत क्या होगी, ये केस के बाकी तथ्यों और सबूतों पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। तो इस फैसले से एक बात तो साफ है कि कानून कितना परत दर परत होता है। एक तरफ रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता, दूसरी तरफ उसी कानून में एक परंतुक जो अपवाद पैदा करता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जिंदगी में कई बार हम छोटी मोटी लिखा पढ़ी या जुबानी वादों पर भरोसा कर लेते हैं, खासकर जान पहचान में या कम रकम के सौदों में। कानून की नज़र में इन अनौपचारिक समझौतों की क्या जगह है? ये फैसला दिखाता है कि जब बात इंसाफ की आती है तो कभी कभी कानून इन कच्चे धागों को भी पकड़ने की कोशिश करता है, उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं करता। ये संतुलन कैसे बनता है, ये वाकई गौर करने वाली बात है।